सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज को। बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में अभी तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे, यानी कि तीसरा पार्ट देखेंगे और टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ भी सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैंने डिस्क्राइब भी किया अच्छे से। और दोस्तों, हम लोगों ने सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना दिया है। आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमने सभी विषयों की क्लासेस ली हैं, आप लोगों के सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हर एक विषय को पढ़ाया है। उसके बाद सभी विषयों के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। उसके बाद हम सीरीज भी करवा रहे हैं सॉल्व। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगी, साइड में आई बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक करके सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 से हम देखेंगे, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, अरस्तु का या फिर राजा राम मोहन राय का। दोस्तों, आपने इस तरीके से भी पढ़ा होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, उसी प्रकार से शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। ये अरस्तु का कथन है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या फिर सांवेगिक विकास। दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है आपका मानसिक विकास करना, आपका शारीरिक विकास, आपका सांवेगिक विकास। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास, यानी कि हर प्रकार का विकास होता है शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 103 है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन है, आप देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये किसका कथन है, ये किसने कहा है कि जो बालक का मस्तिष्क होता है ये कोरी स्लेट होता है? ऑप्शन है रूसो का, एडम्स का, नन का या अरस्तु का। राइट आंसर है ऑप्शन आ, रूसो का। क्वेश्चन नंबर 104 है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, फारसी, उर्दू या फिर संस्कृत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फारसी। तो जो मदरसों में शिक्षा दी जाती थी उसमें जो शिक्षा का माध्यम था, यानी कि जो भाषा पढ़ाई जाती थी वो था फारसी। फारसी भाषा में ही सभी पाठ्यक्रम की चीजें होती थी। क्वेश्चन नंबर 105 है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से या बाइबल से। वैदिक कालीन शिक्षा आप सभी को पता है वेदों से संबंधित है। वेदों के ये ज्ञान पढ़ाए जाते थे वैदिक कालीन शिक्षा में। और ये सब क्वेश्चन आप देखिए 2017 के हैं, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए हैं उन पर आप विशेष रूप से ध्यान दिया करिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। आप सभी को पता है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, फिर भी मैं यहाँ पढ़ देती हूँ, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, रूसो या फिर हर्बर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन आ, फ्रॉबेल। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति की जनक है हर्बर्ट विधि के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने या श्री अरविंद घोष ने। राइट आंसर है ऑप्शन द, श्री अरविंद घोष ने। इसको भी आप याद रखिएगा, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी। आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है, और जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैंने भी आपको बताया कि वो सब आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 108 है, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया गया है। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किसने किया है? मॉन्टेसरी ने, फ्रॉबेल ने, डाल्टन ने या रूसो ने। दोस्तों, सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा मारिया मॉन्टेसरी ने ही देने की कोशिश की थी, और इन्होंने ही इस पद्धति का जन्म दिया है। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने की जो शिक्षा है इसे 3 भागों में विभाजित किया है शिक्षण पद्धति को। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ।
2007 में, 2008 में, 2009 में या फिर 2010 में? दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ और 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में। और ये क्वेश्चन आप देखिए 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 110 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकने के उपाय बताना, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रित करना या फिर जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोका जाए। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकने का मतलब जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, किस तरीके से कम किया जाए। और जो आप सभी को पता जो संसाधन है वो सीमित है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो हमारी जमीनें हों, चाहे पृथ्वी का क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जो बनी है उसका उद्देश्य यही है कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोका जाए और 2045 तक का लक्ष्य रखा गया है कि जनसंख्या को एक प्रभावी ढंग से रोका जाए। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन द, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। क्वेश्चन नंबर 111 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1980 में, 1982 में, 1986 में या 1988 में? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ और आप सभी लोगों को पता है ये क्वेश्चन पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यूपी टेट और सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है और आपके एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। क्वेश्चन नंबर 112 है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन है एडम्स का, कामेनियस का, जॉन ड्यूबी का या फिर रॉस का? दोस्तों, आप सभी को पता है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन है जॉन ड्यूबी का, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार अब तक रिपीट हो चुका। जिन भी बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अटेंड किया उन्हें पता है कि जॉन ड्यूबी ही राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है, फ्रॉवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है किंडरगार्टन, बाल उद्यान, हस्तकला या फिल्म प्रोजेक्ट? दोस्तों, फ्रॉवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन, ठीक है। और किंडरगार्टन को ही हम हिंदी में बाल उद्यान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आ और ऑप्शन बा दोनों ही सही हैं, लेकिन अब यहाँ पर शिक्षण पद्धति पूछा है तो इसलिए हम किंडरगार्टन को ही प्राथमिकता देंगे, क्योंकि किंडरगार्टन के नाम से ये फेमस है। लेकिन अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें हम तो यही होगा, बाल उद्यान ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन आ ही आप सही लगाइएगा, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसी की हैं। और हस्तकला की शिक्षा आप सभी को पता है किसने शुरुआत की थी, महात्मा गांधी जी ने। प्रोजेक्ट विधि की बात करें, अगर मैं फिल्म प्रोजेक्ट नहीं बल्कि प्रोजेक्ट विधि की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 114 है, जनसंचार का यांत्रिक साधन है टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों, जनसंचार के साधन ही है, चाहे टेलीविजन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टेप रिकॉर्डर हो, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 115 है, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की या दिव्यांगों की? दोस्तों, जो रूढ़िवादिता होती है, रूढ़ियों का मतलब क्या है, जो समाज में पहले से चली आ रही परंपराएं हैं। लड़कियों के प्रति आज भी लोग सोचते हैं कि उन्हें घरों में रहना चाहिए, वो पढ़ लिख करके क्या करेंगी, उनकी शादी हो जाएगी, दूसरे घर चली जाएंगी। तो ऐसी सोच है आज के समाज में। इसके अलावा निरक्षरता भी है, अभी भी हमारे देश में जो लड़कियों की साक्षरता दर है वो लड़कों की अपेक्षा बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं आज भी समाज में रूढ़िवादिता और निरक्षरता बालिकाओं की एक गंभीर समस्या है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, बालिकाओं की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है सामाजिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, मानव मूल्य या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, परोपकार करने की भावना व्यक्ति के अंदर, मानव के अंदर होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति, यानी कि जो चीज सही है उसको आपको सही कहने का आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए। जो चीज सही है हमको सही रास्ते पर ही चलना है, हमें गलत रास्ता नहीं अपनाना है। इसके अलावा क्षमाशीलता, अगर किसी से गलती हो गई है तो हमारे अंदर ऐसा मूल्य होना चाहिए, मानवीय मूल्य होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को क्षमा कर सके, किसी की गलतियों को भी माफ कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सा, मानव मूल्य, यानी कि परोपकार की भावना, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता, ये सब मनुष्य के अंदर ही होते हैं, तो ये सब मानव मूल्य होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है
विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का असर विद्या से भी है, ज्ञान से भी है और बोध तथा विनय से भी है। तो ऑप्शन डी जो है यानी कि ऑप्शन द उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति या फिर बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, निर्वाण की प्राप्ति या फिर मोक्ष की प्राप्ति भी हम कह सकते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का यही उद्देश्य था। आप जरूर याद रखिएगा कि किस शिक्षा का कौन सा उद्देश्य था। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं विलियम जेम्स, रूसो, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन अ, विलियम जेम्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में तो पूछा ही गया है और इससे पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये इस तरीके के क्वेश्चन कि प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है, तो विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 120 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन है महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, गिजुभाई बधेका का या फिर जवाहरलाल नेहरू का। राइट आंसर है ऑप्शन बा, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। क्वेश्चन नंबर 121 है, गिजुभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ हो। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन आ, बाल देवो भव, यानी कि बालकों की तुलना देवताओं से की गई है कि बालक देवताओं की तरह हैं। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है। और देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2018 में। क्वेश्चन नंबर 122 है, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई है वह है। पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति में जिस क्षेत्र में आई है वह है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा या फिर शैक्षिक अवसरों की समानता। दोस्तों, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा आई वो यही आई कि जब पब्लिक स्कूल खुल गए तो जो शैक्षिक अवसरों की समानता है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डिसबैलेंस हो गया। इसका रीजन ये है दोस्तों कि जो पब्लिक स्कूल खुले जिसमें खासकर बस केवल और केवल जिन बच्चों के माता पिता के पास पैसे थे या फिर जिन बच्चों के माता पिता कमा सकते थे अच्छे पैसे, उन्हीं के बच्चों का एडमिशन होता। और आज के टाइम पर भी यही हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों में आप देखोगे पब्लिक स्कूल के नाम से खोल लेते हैं, लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग जबकि रूल होता है कि अगर 75% ऐसे बच्चों को आप ले रहे हो जो फीस आपके स्कूल में फीस पे कर सकते हैं, तो 25% बच्चों को आपको ऐसे बच्चों को लेना है अपने स्कूल में जो गरीब है, जो स्कूल की फीस नहीं पे कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को भी रखना है। लेकिन आपने देखा है कभी कोई प्राइवेट स्कूल इस तरीके से करता है? कोई भी प्राइवेट स्कूल इस तरीके से नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जो शैक्षिक अवसरों की समानता है, जो हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देने का, उसकी अवहेलना होती है यहाँ पर। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, शैक्षिक अवसरों की समानता। क्वेश्चन नंबर 123 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन, अस्थायित्व व सर्वव्यापीकरण या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है कि जो सुविधाएं हैं वो सभी लोगों को मिले, सभी तक पहुंचे, क्योंकि जो भी सरकार सुविधाएं देती है, चाहे वो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात हो, इसके अलावा भी जो बच्चों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं वो सभी तक पहुंचे। जब तक सभी तक नहीं पहुंचेंगी तब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सुविधाओं की सर्वसुलभता बहुत जरूरी है। इसके अलावा सर्वव्यापी नामांकन भी जरूरी है, अस्थायित्व का सर्वव्यापीकरण भी जरूरी है। तो यहाँ पर इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 124 है, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा,
या उपयुक्त सभी। राइट आंसर इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। इन सभी पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्त्रियों की समानता हेतु भी शिक्षा की बात की गई थी, अनुसूचित जातियों की भी शिक्षा की बात की गई थी और अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा की भी बात इसमें की गई थी। क्वेश्चन नंबर 125 है, मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज जे कॉने, जॉन डब्ल्यू ट्रेकर, सोरोकिन। राइट आंसर है ऑप्शन सा ट्रेकर। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है मूल्य वे आदर्श और विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं। दोस्तों आप देखोगे समाज में हर व्यक्ति सोचता है कि पढ़ लिख करके हम एक अच्छी और सम्मानजनक जॉब करें। सम्मानजनक जॉब क्यों इंसान ढूंढता है? ताकि हम समाज में हमारा एक स्थान रहे, समाज में लोग हमें अच्छी नजर से देखें। जो इंसान चोरी करता है या जो किसी के ऊपर हिंसा करता है उसको समाज किस दृष्टि से देखता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो समाज में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम से प्रेम करते हैं और जो कोई भी काम होता है अपने काम को मन से करते हैं, लेकिन कभी चोरी करने नहीं जाते, कभी हिंसा करने नहीं जाते, कभी किसी को डराने धमकाने नहीं जाते, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन अधिकतर लोग क्या होते हैं जो एक अच्छी जॉब करते हैं और समाज में उनका एक अच्छा स्थान होता है। तो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इन सामाजिक मूल्यों से भटक जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं उनका पालन करते हैं और समाज को अच्छा बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो इसी का कथन यहाँ पर है, आप देखिए इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है ट्रेकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 126 है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? सत्य, वैश्विक, संपूर्ण या फिर कोई नहीं। दोस्तों जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे वैश्विक मूल्य कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 127 है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? 83, 80, 82 या फिर 84। दोस्तों आप लोग एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी जानिए, कभी कभी एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये इसका फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसका हिंदी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन आ 83 मूल्य। ठीक है, एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों को स्वीकारा है। क्वेश्चन नंबर 128 है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 129 है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? वर्धा योजना, कामत योजना, कोठारी योजना या फिर राधा कृष्णन आयोग। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा कोठारी आयोग और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 130 है, भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या फिर कौशलात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन ब भावात्मक। क्वेश्चन नंबर 131 है, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी या फिर रेडियो। दोस्तों वर्तमान में बालकों के मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम टीवी है। टेलीविजन बच्चे देखते हैं, आप सभी को पता है आज के टाइम में। और अब तो इससे भी फास्ट जनरेशन जा रही है, अब तो बच्चे मोबाइल में ही हमेशा घुसे रहते, तो मोबाइल तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो अभी हम टीवी के साथ ही जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सही यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप सभी को पता है बच्चे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, रेडियो सुनने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। वीसीआर तो अब खैर अभी इसके बारे में तो बच्चों से आप पूछोगे तो उनको नहीं पता होगा, बच्चों के माता पिता से भी पूछोगे तो बहुत सारे माता पिताओं को भी नहीं पता होगा कि वीसीआर क्या होता था। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सा टीवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था उसमें था इस्लाम धर्म का प्रचार, यानी कि जो मुस्लिम धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, भौतिक ऐश्वर्य का मतलब जितनी सुख सुविधाएं हैं आप उन सभी को प्राप्त कर सकते हैं जब आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। ज्ञान की प्राप्ति भी आपको होगी निश्चित रूप से जब आप पढ़ाई करोगे। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 133 है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। जिन भी प्रशिक्षुओं ने मुस्लिम कालीन शिक्षा को अच्छे से पढ़ा है, जब मैंने नोट्स बनवाए थे तो आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ।
4 वर्ष 2 दिन पर, 3 वर्ष 3 दिन पर, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर या फिर 1 माह 2 दिन पर। दोस्तों बिस्मिल्लाह संस्कार बहुत ही आसान है याद रखना। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब बालक होता था तब बिस्मिल्लाह संस्कार करते थे, यानी कि तब उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करते थे मुस्लिम कालीन शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 134 है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन, व्यवसायीकरण या फिर अंतर्निहित शक्तियों का विकास। दोस्तों शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है चरित्र का निर्माण करना, ज्ञान का अर्जन करना और अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय ही हो गया है, क्योंकि पढ़ लिख करके हर इंसान किसी न किसी व्यवसाय में जाना चाहता है, क्योंकि उसे अपना जीविकोपार्जन करना होता है। लेकिन शिक्षा के उद्देश्यों में ये नहीं आता है। तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, वो है व्यवसायीकरण। ऑप्शन सा। शिक्षा हमें क्या सिखाती है? चरित्र का निर्माण, चरित्र विकास, ज्ञान अर्जन, अंतर्निहित जो हमारी शक्तियां हैं उनको विकसित करना। तो यहाँ पर इसीलिए राइट आंसर होगा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है व्यवसायीकरण। लेकिन आज के समय में मैं बात करूं दोस्तों, जैसा कि मैंने भी बताया भी कि आज के समय में हर कोई चाहता है कि हम पढ़ाई लिखाई करके कोई एक व्यवसाय करें, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, जो आपकी बुक में जो चीजें लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यवसायीकरण। क्वेश्चन नंबर 135 है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था या फिर शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। दोस्तों वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र यानी कि पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था बालकों से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी श्रवण मनन, निधिध्यासन, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्राचीन शिक्षण विधि या फिर वैदिक कालीन शिक्षण विधि में श्रवण मनन और निधिध्यासन ये शिक्षण की विधियां थी। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है और इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता या फिर अहमदाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन बा नालंदा। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है क्लाइव को, चार्ल्स ग्रांट को, कार्नवालिस को या फिर कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बा चार्ल्स ग्रांट को। क्वेश्चन नंबर 139 है, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया ऑकलैंड ने, एडम स्मिथ ने, मैकाले ने या फिर न्यूटन ने। दोस्तों छनाई का सिद्धांत, निस्यंदन का सिद्धांत आप सभी को पता है किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि समाज के उच्च वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को शिक्षा दी जाए और उन्हीं कम लोगों को शिक्षा, कम लोगों से जो समाज के और जो निचले वर्ग के लोग हैं वहां तक छन छन करके वो शिक्षा पहुंचे। तो इस तरीके की इनकी शिक्षा नीति थी। ऑप्शन सा लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 140 है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई 1975 में, 1968 में, 1966 में या फिर 1966 में। दोस्तों यहाँ पर 1966 ऑप्शन सा और दा में दे दिया है। दोस्तों भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। इसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में, तो याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 141 है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई 1968 की शिक्षा नीति में, 1986 की शिक्षा नीति में या फिर दोनों में या फिर दोनों में नहीं। दोस्तों 1968 की शिक्षा नीति में भी कहा गया था अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 142 है, संचार संसाधनों में या संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर या क्लोज सर्किट टेलीविजन। दोस्तों कंप्यूटर को आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, दूरदर्शन को आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, क्लोज सर्किट टेलीविजन में भी यही चीज है, आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। लेकिन जो टेप रिकॉर्डर है इसमें आप बस कही गई बात को रिकॉर्ड करके जब चाहे आप सुन सकते हो, लेकिन उसको देख नहीं सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा टेप रिकॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 143 है, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 194, 184, 174 या फिर 190। राइट आंसर है ऑप्शन आ 194। क्वेश्चन नंबर 144 है, जन संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है
मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु या फिर उपयुक्त सभी के लिए। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द उपयुक्त सभी के लिए। जनसंचार यानी कि जो टेलीविजन है, मोबाइल है, आज के समय में आप उनसे मनोरंजन भी करते हो। आप कोई चीज क्या हो रहा है पूरे देश में आपको इसका भी पता चल जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको सिखाई भी जाती हैं, उसमें कुछ अच्छी चीजें भी बताई जाती हैं, तो इसलिए ये सभी चीजें राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई? बम्बई एवं कलकत्ता में, मद्रास एवं कलकत्ता में, बम्बई एवं मद्रास में या फिर दिल्ली तथा बम्बई में। राइट आंसर है ऑप्शन आ बम्बई तथा कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 146 है, बच्चे के सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति है? शिक्षक, माता पिता या फिर धर्मोपदेशक। बच्चे के सामाजिकरण का जो सबसे पहला व्यक्ति होता है, जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, वो होती है माता। माता ही उसे सबसे परिचित कराती है, तो इसीलिए माता को ही प्रथम गुरु भी कहा जाता है बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 147 है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए दोस्तों विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि शिक्षा को हमें वास्तविक बनाना है। जब शिक्षा बच्चे ग्रहण करेंगे और जब योग्य नागरिक बन के निकलेंगे तभी शिक्षा का जो अर्थ है वो तभी पूरा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 148 है, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है? शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। दोस्तों सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले, यही होता है शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ। तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 149 है, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? सभी बालक शिक्षित हों और शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर हैं उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो या सभी को उच्च शिक्षा का अधिकार मिले। राइट आंसर है दोस्तों शिक्षा में पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 150 है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? यानी कि राज्य में जो विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग है, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनके हितों को ध्यान में रखेगा राज्य, यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 45। राइट आंसर है ऑप्शन ब अनुच्छेद 46। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के टोटल 3 पार्ट कंप्लीट हुए आप लोगों के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के। अब अगले पार्ट में हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को इसको दोस्तों प्लीज आप लोग इसको शेयर जरूर किया करिए। शेयर जितना आप करोगे उतने ही अधिक प्रशिक्षुओं तक ये पहुंचेगा और हमारी जो मेहनत है वो तभी कामयाब होगी जब एक एक प्रशिक्षु इन वीडियोस को देखेगा, पढ़ेगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है। हम लोगों ने सबसे पहले आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए, फिर उसको हम लोगों ने पढ़ाया, उसके बाद सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए, उसके बाद हम सीरीज सॉल्व करवा रहे हैं। हमने कोशिश की है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर ना रह जाए, आप सभी विषयों में मेहनत करके सभी विषयों में अच्छे मार्क्स लाएं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कोई भी चैप्टर आपका मिस नहीं होगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप लोग एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कर सकोगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपका कोई सुझाव है या कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसको आप दबा दीजिएगा और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियो से अपडेट रहें और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि सभी विषयों के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो देखेंगे आपको हर एक विषय का लिंक मिल जाएगा और आप सभी विषयों को आसानी से वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, इस पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और सभी वीडियोस को समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।
जय हिंद।